स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और वक्त हो गया है प्रहार का। खबरों की शुरुआत बिहार के साथ कर रहे हैं, जहां नीतीश कुमार पटना में राजभवन पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कल सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कल ही जेडीयू के विधायक दल की मीटिंग भी होगी, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद एनडीए की बैठक में नीतीश को एनडीए का नेता चुना जाएगा। तो नई सरकार के गठन के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। आज गवर्नर हाउस पहुंचकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक सीएम के तौर पर नीतीश कुमार कार्यरत रहेंगे, लेकिन ये 20 नवंबर का दिन कितना खास होने जा रहा है और नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा, इसको लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। नीतीश, इस वक्त क्या हलचल है पटना में, क्या चर्चाएं सबसे ज्यादा आप सुन रहे हैं? ये नई सरकार का जो स्वरूप होगा वो कैसा दिखेगा? देखिए, ये लगभग तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये लगभग अब तय हो चुका है और तमाम जो नेता हैं एनडीए के वो इस बात को कह भी रहे हैं। अब उससे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं अब वो अभी होनी है। अब जैसे नीतीश कुमार अभी थोड़ी देर पहले राजभवन पहुंचे हैं, मेरे ठीक पीछे राजभवन है जहां नीतीश कुमार अभी मौजूद हैं और वो इस्तीफा देंगे। उसके बाद फिर कल बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा। अलग अलग दलों की बैठक होगी, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद फिर दावा पेश करने के लिए नीतीश कुमार यहीं राजभवन में आएंगे। मंत्रिमंडल की जहां तक बात है, डिप्टी सीएम को लेकर इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि पिछली बार जो 2 डिप्टी सीएम थे क्या वही रहेंगे या फिर कोई बदलाव होगा। और इसके अलावा मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, चूंकि इस बार जो जीते हुए विधायक हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और 36 की जो वो संख्या है जिसमें अधिकतम ऐसे मंत्री बन सकते हैं। तो जातीय समीकरणों के लिहाज से या क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए जाएंगे। एक बात की चर्चा जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो है कि चूंकि महिला वोटर की इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है बिहार में और ये दिखा भी है कि महिला वोटर इस पूरे चुनाव के केंद्र में थी, तो माना जा रहा है कि महिलाओं में से किसी एक चेहरे को बीजेपी सामने ला सकती है। बिल्कुल, ये तमाम तैयारियां हैं और तैयारियां इस वक्त पटना में चल रही हैं। जबरदस्त हलचल है। नई सरकार के गठन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं, क्योंकि ये वक्त है जब एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगा और ये बताएगा कि बिहार में नई सरकार का स्वरूप कैसे होने जा रहा है। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर पुख्ता मुहर लग गई है। नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता संभालेंगे। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश की नई कैबिनेट को लेकर जानकारी सामने आई है। नीतीश सरकार में बीजेपी से डिप्टी सीएम बनेगा। चिराग पासवान की पार्टी से कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। बीजेपी जेडीयू के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। एलजेपी के कोटे से 2 मंत्री बनेंगे और हम और आरएलएम से 1-1 मंत्री बनाया जाएगा। तो अभी तक का जो फॉर्मूला है वो इसी तरीके से तय किया गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम होंगे, एलजेपी की तरफ से कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। 2 मंत्री उनके कोटे से बनाए जाएंगे और हम और आरएलएम से 1-1 मंत्री बनाया जाएगा। तो ये मोटा मोटी जो खाका है उसे फिलहाल तैयार कर लिया गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, क्या तैयारी इस वक्त एनडीए की तरफ से की जा रही है? क्या कोशिश है, क्या मैसेज देने की कोशिश है, कैसे बैलेंस तमाम दलों को किया जाएगा इस नई सरकार में? और सरकार गठन को लेकर कल शाम में आपने देखा कि दिल्ली में बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने गठबंधन के जो सहयोगी दल के जो नेता हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन तीनों को मिलाकर उनका फीडबैक ले लिया है कि उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से बात करें तो तकरीबन 3-3.5 घंटे प्रधानमंत्री निवास पे बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। इससे पहले जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन भी इन तीनों नेताओं के अलावा उसमें राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बी एल संतोष भी थे। लेकिन कल की जो बैठक थी जो पीएम निवास पे चली 3-3.5 घंटा, उसमें सरकार के आगे की रूपरेखा, किस प्रकार का मंत्रिमंडल होना चाहिए, कैसे चेयर होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर विस्तार से बात हुई। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सहयोगी दलों से भी फीडबैक ले लिया गया। उससे पहले परसों रात में जेडीयू के नेता संजय झा से ऑलरेडी बातचीत हो चुकी थी, वो अपना फीडबैक देके जा चुके थे और यहाँ का फीडबैक लेके नीतीश कुमार के पास पटना चले गए और उनको उन्होंने ब्रीफ कर दिया। आज जब दिन में कार्रवाई वहाँ पे हो जाएगी, जैसे अभी राजभवन में
में आपने बताया कि नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। उसके बाद बिहार बीजेपी के कोर लीडर्स यहाँ पे दिल्ली आएंगे और दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक होगी, बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी के साथ उनकी बैठक होगी और उसके बाद आज रात तक मंत्रिमंडल के पूरे स्वरूप की तस्वीर सामने आ सकती है। और एक चीज तय है, जैसा कि नीतीश चंद्र भी आपको बता रहे थे कि मुख्यमंत्री, दूसरी चीज भी तय है, एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होंगे, दूसरे डिप्टी सीएम को लेकर रहेगा कि वो कोई फॉरवर्ड फेस होगा, वो विजय सिन्हा होते हैं या फिर कोई महिला फेस होती है बीजेपी की तरफ से, वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि महिला निश्चित तौर पर ये चुनाव पूरा एक तरह से कहें कि महिला और यूथ केंद्रित रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे नतीजे के पीछे मुख्य वजह वही थे। और ऐसे में एक राय है, एक विचार है और बीजेपी के भीतर, एनडीए के भीतर, कि एक प्रमुख महिला चेहरे को भी आगे करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आज रात तक तय होंगी। जो तय हो चुकी है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं देवेंद्र, कुछ बातें तय हो चुकी हैं, कुछ बातों का तय होना अभी बाकी है, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। पटना में हलचल है तो दिल्ली में भी हमने हलचल देखी, कैसे बैठकों का दौर चला है। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई बड़े चेहरे और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मौके पर मौजूद रह सकते हैं। शपथ ग्रहण से पहले कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें नेता का चुना जाना है। फिर एनडीए की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता के तौर पर चुना जाएगा। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, शपथ ग्रहण समारोह के बारे में क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या तैयारी फिलहाल एनडीए की तरफ से की जा रही है इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह को भव्य करने की तैयारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने इस तरह के संकेत दिए थे कि वो खुद यहाँ आएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और उसी समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और चूंकि जीत काफ़ी बड़ी जीत है, प्रचंड जीत है, तो ऐसे में इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी होगी एनडीए की मजबूती की, एनडीए की एकजुटता की। और इसके जरिए कहीं ना कहीं पूरे देश में, तमाम दूसरे राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर भी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की जाएगी। और कई राज्यों के जो तमाम बड़े चेहरे हैं एनडीए से जुड़े, उनको आमंत्रित किया जाएगा। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। जो स्टेज जहां पर होगा उसके बनाने का या बैरिकेडिंग का काम, ये सब शुरू हो चुका है। 3 दिनों के लिए अभी गांधी मैदान को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, चूंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और ऐसे में पूरे गांधी मैदान के चारों तरफ जो है कड़ी नजर रखी जा रही है। उसी गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था तो इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी। और एक बार फिर उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री उस मौके पर वहां मौजूद रहेंगे, तो जाहिर है बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारी की जा रही है और एक बार फिर से मौका है एनडीए के सामने कि वो अपनी चट्टानी एकता तस्वीरों के जरिए बिहार तक पहुंचाए और पूरे देश में पहुंचाए, मैसेजिंग करे उन राज्यों में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार की कटिहार सीट से विधायक बने और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश जी नेता चुने जाएंगे। तारकिशोर प्रसाद ने कहा, डिप्टी सीएम को लेकर कोई विवाद नहीं है, पार्टी का नेतृत्व सारे फैसले ले लेगा। हमारे साथ हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर जी, अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या होगी, पार्टी की जो बैठकें होनी है वो कब कब होनी है, क्या जानकारी आई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई है और इसी प्रकार से जो हमारे अन्य 4 घटक दल हैं उनके भी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन होगा। और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें हमारे नेता, स्वाभाविक है कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने चुनाव लड़ना है और वो हमारे नेता होंगे। तो ये लगभग तय माना जाए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर अभी तक जो हमें जानकारी है उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पुनः विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और हमारे अगले 5 वर्षों के मुख्यमंत्री होंगे। पिछली बार जेडीयू की सीटें कम आई थी, बावजूद आप लोगों ने मुख्यमंत्री पद की उनको ऑफर किया, नीतीश जी तैयार नहीं हो रहे थे।
तो क्या इस बार आप लोग की अपनी तरफ से भी कुछ उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं कि शायद उनकी तरफ से ऐसा कुछ ऑफर आ जाए? नहीं, हम लोग जिस प्रकार से इकट्ठे हैं और मजबूती से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई संवादहीनता है या कोई ऐसी लकीर है जो हम लोगों को कोई अलग करे। तो आज हम सब पूरी मजबूती से साथ हैं और इसी चट्टानी एकता के कारण आज हम सब विजय पथ की ओर आगे। अब डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। क्योंकि आप डिप्टी सीएम पहले रह चुके हैं तो कुछ जानकारी शायद आप बेहतर दे सकेंगे कि जो पहले थे उनमें कोई बदलाव भी हो सकता है, कोई नया प्रयोग पार्टी कर सकती है। देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से देख भी रहा है और करेगा भी। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे और हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष मांझी ने कहा कि 20 तारीख तक बिहार में सरकार को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। नीतीश कुमार के नाम पर सभी सहमत हैं। एक बार फिर उनके सीएम पद की शपथ लेने में कोई अड़चन नहीं है। सर, किस तरह की चीजें, क्या जानकारी आप दे पाएंगे, कब तक नई सरकार का गठन हो जाएगा? विधायक दल की बैठक होनी है और कल या परसों विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नया सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो 2 से 3 दिनों के अंदर में सारी प्रक्रिया हम समझते हैं 20 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। फॉर्मूला बन गया है क्योंकि 5 पांडव की जो बात हो रही थी, भाई 5 पार्टियां हैं और फिर मंत्रियों के कितने किस पार्टी के मंत्री होंगे, तमाम चीजें ये तय कुछ हुई है? आप लोगों की बातचीत हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलती है। लेकिन देखिए, संख्या का महत्व होता है, संख्या से ही डिसीजन होते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है और सब लोग मिल के चुनाव लड़े हैं और सबको जितना हिस्सा मिला उस हिसाब से सबका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। तो उस हिसाब से नहीं लेकर के सबको सम्मानजनक स्थान कैबिनेट में हर पार्टी को मिलेगा। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, ये तय हो गया है? जी, इसकी सहमति हो चुकी है और हम समझते हैं कि विधायक दल का जो बैठक होगी उसमें जितने भी नए विधायक हैं, माननीय विधायक, वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी को ही अपना नेता चुनेंगे। अच्छा सर, कल हमने देखा, हम खड़े थे तेज प्रताप यादव के घर, आपके पड़ोसी भी है, आपके एक नेता उनसे मुलाकात करने गए थे, दानिश साहब। क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम नई सरकार को नैतिक समर्थन दे रहे हैं और जो भी सकारात्मक चीजें होगी विकास को लेकर हम साथ हैं, तो आप चाह रहे हैं कि वो आप लोगों के साथ आए, इस तरह की चीजें हैं क्या? नहीं, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। कौन उनसे मिलने गया मेरे संज्ञान में नहीं है, ना मैंने किसी को बोला वहाँ मिलने के लिए। जहाँ तक तेज प्रताप जी का सवाल है तो उन्होंने नैतिक समर्थन एनडीए को दिया है तो हम उनका स्वागत करते हैं। अभी तो विधायक भी नहीं है, महुआ से चुनाव हार चुके हैं, तो वो उनका कोई अभी हमको नहीं लगता है कि एनडीए में भी कोई उनकी बात है। बाद में भविष्य में जब वो एनडीए में शामिल होंगे, चाहे किसी पार्टी में शामिल होंगे एनडीए के घटक दल में, तो उसके बाद उन पर विचार किया जाएगा। बिहार में चुनावी नतीजों के बाद एक तरफ एनडीए के तमाम घटक दलों में चट्टानी एकता नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ चुनावों में मिली करारी हार के बाद परिवार में भयंकर दरार इस वक्त पड़ती हुई नजर आ रही है लालू यादव के। जी हां, आज तेजस्वी यादव इस मामले के बाद पहली बार सामने आने वाले हैं। हारे विधायकों के साथ समीक्षा बैठक होगी, लेकिन तेजस्वी यादव इस बैठक से पहले उनके परिवार में कलह तेज हो गई है। बहन रोहिणी के बाद अब लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ दिया है। लालू की 3 बेटियां मायके से दिल्ली चली गई हैं। रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव ने पटना छोड़ दिया है। रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव सबसे बड़ी बहन मीसा भारती के घर पहुंच गई हैं, यानी इस समय राबड़ी देवी का घर पूरी तरह से खाली हो गया है। तो वहीं रोहिणी यादव मुंबई अपने ससुराल लौट गई हैं। उधर इस पूरे मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू लालू यादव पर अटैक कर रहे हैं। जेडीयू ने तो लालू को सियासी धृतराष्ट्र तक बोल दिया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि लालू के घर में जो हो रहा है वो उनकी परिवारवादी सियासत का नतीजा है।
तो फिलहाल लालू परिवार में जो कुछ हो रहा है उसके बाद कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। बहनें नाराज हैं और बहनें नाराज होकर अब अपने अपने घर वापस लौट रही हैं। मीसा भारती के घर पर तमाम जो बहनें हैं वो इकट्ठा हैं। इस बीच रोहिणी आचार्य का एक बार फिर से बयान सामने आया। तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला बोला। रोहिणी ने इस बार तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज के साथ साथ उनकी पत्नी रेचल यादव का भी जिक्र किया है। रोहिणी ने कहा कि उन पर चप्पल किसने चलाई, इसका जवाब तेजस्वी से लीजिए। तेजस्वी की पत्नी रेचल यादव से पूछिए, तेजस्वी के खास संजय यादव और रमीज से पूछिए। रोहिणी ने एक बार फिर दोहराया कि जब उन्हें अपमानित किया जा रहा था तो उनके माता पिता रो रहे थे। पिता लालू यादव को दी गई किडनी को गंदी किडनी बोलने पर रोहिणी बेहद गुस्सा हैं। कह रही हैं कि हर बार बेटी ही क्यों बलिदान दे, घर के बेटों से भी सवाल होना चाहिए। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही। आराम से अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी जी चप्पल आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात करें। ये बात जाकर तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे। और पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी अगला कदम आपका क्या होगा? मेरी माता मेरे पिता मेरे साथ है। मैडम एक बार बाहर आ जाइए। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। मैडम बाहर आ जाइए। मैडम बाहर आ जाइए। मैं जा रही हूँ अपनी सास। एक तरफ बहनें हैं जो नाराज चल रही हैं, मीसा भारती के घर पर बहनें इकट्ठा हैं, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जिनको पहले ही घर से बाहर निकाल दिया गया, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, वो बहन के अपमान पर तमतमाए हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर पिताजी इशारा करते हैं तो जयचंदों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। बहन रोहिणी के चप्पल उठाने की बात सुनने के बाद से मन में आग लगी हुई है। तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। तेज प्रताप की तरफ से बयान सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें लिखा है कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। तेज प्रताप ने जयचंदों को चेतावनी देते हुए कहा कि परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन जयचंदों के चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होने वाला। रोहिणी आचार्य घर छोड़ चुकी हैं, घर की दरार खुलकर सामने आ चुकी है और इस पर जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि रोहिणी और दूसरी बहनों का घर छोड़ना दुखद है। तेजस्वी ने पहले तेज प्रताप को घर से निकाला और अब अपनी बहनों को। मांझी ने कहा तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया, ये जांच का विषय। रोहिणी आचार्य और उनके और सब बहन जो बाहर निकली हैं, इसको मैं बहुत बड़ा दुखद मानता हूँ। हमारा परिवार जो संयुक्त परिवार है सब चलता है और ख़ास करके बहनों को विशेष करके तरजीह दी जाती है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद किस ज़रूरियत में इस तरह का काम किए हैं ये जांच का विषय है। तेजस्वी प्रसाद सही बात है कि सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को जिसने किडनी तक दे दिया और उस बहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया। ये शर्मनाक बात है। इस चीज़ को तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में अरेस्ट आमिर की पेशी हुई है। आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए उसकी रिमांड मांग रही है। एनआईए ने आमिर रशीद को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आमिर के नाम पर वो I-20 कार रजिस्टर्ड थी जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने ब्लास्ट के लिए किया। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में उमर और आमिर एक साथ कई जगहों पर नजर भी आए हैं। आमिर रशीद अली ने ही उमर के साथ दिल्ली में कार धमाके की साजिश रची। आमिर ने ही फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से वो I-20 कार खरीदी थी जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने धमाके के लिए किया। इसने ही कार खरीदकर उमर को दी। देखिए, एक पेट्रोल पंप पर पोल्यूशन करवाते समय उमर के साथ आमिर भी नजर आया। दिल्ली ब्लास्ट का केस अपने हाथ में लेने के बाद ये एनआईए की पहली गिरफ्तारी है। आतंकी उमर से जुड़े कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियां दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी कर रही है। अतुल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल बताइए, ये आमिर कितनी इंपॉर्टेंट कड़ी हो सकती है इस पूरे केस में? देखिए प्राची, पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूं पटियाला हाउस कोर्ट का। पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर जो जज हैं अंजू बजाज चांदना, उनकी कोर्ट में जो है वो आमिर को पेश किया गया है। पूरी जो प्रोसीडिंग्स है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, यानी कि बंद कमरे में पूरे मामले की सुनवाई होगी, जो कि रिमांड मांगेगी जो एनआईए। और जो कोर्ट के अंदर जो कोर्ट रूम है, अंजू बजाज चांदना की जो कोर्ट है, उसके अंदर कोर्ट में सिर्फ एनआईए के अधिकारी, आमिर और कुछ वकील मौजूद है। इसके अलावा पूरे कोर्ट रूम को खाली करा लिया गया है। अगर मैं पटियाला हाउस कोर्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम मीडिया कर्मी है। सुरक्षा काफी कड़ी है। कोर्ट के अंदर भी जो है वो किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जब तक आमिर कोर्ट के अंदर है, जब तक इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में रखी गई है। तो आमिर की अगर हम बात करें तो आमिर इस पूरे जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट है, लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट होता है, उसकी सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि आमिर को पहली गिरफ्तारी है जो एनआईए ने की है। और उमर के साथ कई बार ये देखा गया था, जो गाड़ी खरीदी थी I-20 वो आमिर ने ही खरीदी थी और इसके बाद ये गाड़ी जो है वो उमर को दी गई थी। और पूरा क्योंकि जो एनआईए की जो टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि पूरी ये सीक्वेंस को जानता है, कड़ियों को जानता है। और जब उमर दिल्ली आया तो इसकी तमाम जानकारी जो है वो आमिर को थी। आमिर लगातार जो है वो इंस्ट्रक्शंस वो उमर को दे रहा था। तो क्योंकि पूरी कॉन्स्पिरेसी को रिवील करना है, पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो एनआईए ने खोलनी है। और जो पहली गिरफ्तारी आमिर की हुई है, आमिर से कई और सबूत जो है वो एनआईए को मिलेंगे। यानी कि यूएपीए का केस जो दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया था, उसी को टेक ओवर जो है वो एनआईए ने किया है। और एनआईए को क्योंकि यूएपीए के मामले के अंदर लगभग 1 महीने तक की रिमांड किसी भी आरोपी की मिल सकती है। तो क्योंकि भी बंद कमरे में सुनवाई चल रही है, इन कैमरा प्रोसीडिंग से देखने वाली बात ये होगी कि जो एनआईए है वो कितने दिन का रिमांड कोर्ट से मांगती है आमिर का, और उसके बाद आमिर से पूछताछ शुरू होगी। तो जब आमिर को लेकर निकलेगी यहाँ से एनआईए, तो उसके बाद तमाम जानकारी मिलेगी कि कितने दिन का रिमांड है, कितने दिन पूछताछ जो है वो एनआईए कर सकती है। कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है और कितने लोग हैं जो इन आतंकियों के मददगार बने हुए थे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अतुल।